हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सोशियोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 23rd क्वेश्चन तक देखा था। आज उसके आगे के क्वेश्चन 24 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया हुआ है अफ्रीका की न्यू जनजाति का अध्ययन नातेदारी के संदर्भ में किसने किया है। ऑप्शन है इवांस प्रिचार्ड, मार्गन, लेस्ली व्हाइट या रिवर्स। जो अफ्रीका की न्यू जनजाति का अध्ययन किसने किया था? इवांस प्रिचार्ड ने। आइए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो इवांस प्रिचार्ड हैं, इन्होंने सूडान यानी अफ्रीका की न्यूर जनजाति का नातेदारी और सामाजिक संरचना के संदर्भ में गहन अध्ययन किया और उनकी पुस्तक द न्यूर, जो कि 1940 में आई थी, इस अध्ययन का परिणाम है, जिसमें वंश और नातेदारी व्यवस्था का जो विस्तृत विवरण दिया हुआ है। इसके अलावा जो इवांस प्रिचार्ड हैं, इन्होंने सूडान की ही अजेंडे जनजाति का अध्ययन किया और इसके अतिरिक्त अनूप जनजाति का अध्ययन जो है इवांस प्रिचार्ड ने ही किया। जो प्रिचार्ड है, इन्होंने न्यूर में पाए जाने वाले प्रेत विवाह का भी उल्लेख किया हुआ है। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उसमें हमें जो है हम लोगों ने देखा, एक पुस्तक है द न्यूर। इसके अलावा एक पुस्तक है विच क्राफ्ट, जो कि 1937 में आई थी, और एक इनकी इम्पोर्टेंट पुस्तक है द अजेंडे। ये पुस्तक आई थी 1974 में। जो इवांस प्रिचार्ड हैं, ये दो प्रकार के समाज का उल्लेख करते हैं। दो प्रकार के समाज कौन कौन से हैं? एक है अशीर्षी समाज और दूसरा है शीर्षी समाज। ये दो प्रकार के समाज की बात करते हैं इवांस प्रिचार्ड, अशीर्षी समाज और शीर्षी समाज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। वृद्ध व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? जो वृद्ध व्यक्तियों हेतु जो है राष्ट्रीय परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1995 टू 2009 या 1999 या 2005 में किया गया। तो वृद्ध व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय परिषद का जो गठन है वो किया गया था 1999 में, यानी कि ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। ये जो है नेशनल काउंसिल फॉर ऑर्डर पर्संस यानी कि NCOP का जो गठन 1999 में किया गया था। ये भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है और इसका उद्देश्य क्या है? जो वृद्ध जन है उनके कल्याण और उनके अधिकारों की सुरक्षा करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? किसने नातेदारी के अध्ययन में रिकोनिमी यानी कि माध्यमिक संबोधन, रिकोनमी नहीं है बल्कि यहाँ पे होना चाहिए टेक्सोनॉमी का जो है अध्ययन किया हुआ है। माध्यमिक संबोधन का अध्ययन शब्द का प्रयोग किसने किया है? कैथलीन गफ, लोवी या टायलर या रिवर्स। जो टेक्सोनॉमी का जो है माध्यमिक संबोधन शब्द का प्रयोग किसने किया है? ये किया है टायलर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? भारतीय जनसांख्यिकी इतिहास में किस वर्ष को ऋणात्मक वृद्धि दर के कारण ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड माना जाता है? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड जो है किस वर्ष को माना जाता है? 1970, 1921, 1941 या 1948। तो जो है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड माना जाता है 1921 को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1921 को जो है भारतीय सांख्यिकी इतिहास में ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड यानी महान विभाजन वर्ष माना जाता है। किसको? 1921 को। इसमें क्या हुआ था? 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि कितनी थी? -0.31% रही, क्योंकि इस काल में 1918 की जो इन्फ्लुएंजा, अकाल और प्रथम विश्व युद्ध के कारण अत्यधिक जो है मृत्यु हुई थी। इसी कारण जो है 1921 के बाद जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हुई, इसीलिए इसे महान विभाजक वर्ष या ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड वर्ष जो है माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। जननांकी शब्द का सर्वप्रथम जो है प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है स्पेंगलर, थॉमस रॉबर्ट माल्थस,
एचिल्स म्यूलार्ड या थॉमस एवं लेविस। तो जननांकी शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था? ये किया था एचिल्स म्यूलार्ड ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके नेट के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि जननांकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ये जो है फ्रांसीसी विद्वान एचिल्स म्यूलार्ड ने 1855 में अपनी पुस्तक एलिमेंट्स डी स्टैटिस्टिक्यू ह्यूमेनाइन यू जो डेमोग्राफिक कंपेरी में डेमोग्राफी यानी जननांकी या जनसांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ये जो है ग्रीक शब्द डेमोस यानी लोग इसका मतलब होता है, और ग्राफोस यानी लिखना से मिलकर बना हुआ है डेमोग्राफी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से किसने अपने अनुसंधान में कॉग्रेस ऑफ जो है डेलिक्वेंसी में नियंत्रणात्मक सिद्धांत को जो है प्रयोग किया है? क्लोवार्ड, लोम्ब्रोसो या मर्टन या हिर्सी। जो है कॉजेस ऑफ डेलिक्वेंसी, इसकी बात कौन करते हैं? इसकी बात करते हैं हिर्सी। ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो ट्रेविस हिर्सी हैं, इन्होंने कॉजेस ऑफ डेलिक्वेंसी जो कि 1969 में नियंत्रण सिद्धांत यानी कंट्रोल थ्योरी प्रस्तुत किया। उनके अनुसार व्यक्ति अपराध तब करता है जब समाज से उसका सामाजिक संबंध यानी कि जो सोशल बॉन्ड होता है वो कमजोर हो जाता है। इसके अलावा उन्होंने अटैचमेंट और जो है कमिटमेंट या इन्वॉल्वमेंट और बिलीफ को सामाजिक बंधन के 4 तत्व बताए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है लाइन लिखी हुई है कि अटैचमेंट, कमिटमेंट, इन्वॉल्वमेंट और बिलीफ को सामाजिक संबंध के 4 तत्व किसने बताए हैं? वो बताए हैं ट्रेविस हिर्सी ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। किशोर सुधार गृह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को समाज से अलग रखना, संरक्षण व सुधार, कठोर दंड देना या जेल में रखना। जो किशोर सुधार गृह होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संरक्षण व सुधार। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। कि जो किशोर सुधार गृह यानी कि जुवेनाइल रिफॉर्मेशन होम होते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो अपराधी किशोरों को दंड देना नहीं होता है बल्कि उनका संरक्षण, पुनर्वास और सुधार करना होता है। किशोर न्याय यानी कि बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम जो कि 2015 के अंतर्गत किशोरों को सुधारात्मक वातावरण प्रदान किया जाता है ताकि वे समाज की मुख्य धारा में वापस आ सके। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, दहेज निरोधक संशोधित अधिनियम जो कि 1986 के अंतर्गत दहेज के दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को कितने वर्ष की सजा दे सकती है? 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या जो है 4 वर्ष। जो दहेज निरोधक संशोधित अधिनियम जो कि 1986 में आया था, इसके अंतर्गत जो दहेज के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को 5 वर्ष की जो है सजा का प्रावधान है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम ये कब आया था? ये आया था 1961 में, और इसमें जो है संशोधन हुआ था 1986 में हुआ था। इसके अगर दहेज लेने वाले या देने वाले अगर दोषी व्यक्ति को कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? न्यूनतम 5 वर्ष का कारावास और न्यूनतम 15,000 रुपए का या दहेज की राशि जो भी अधिक हो के जुर्माने का जो है प्रावधान है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ये आया था दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, लेकिन इसमें जो संशोधन हुआ था 1986 में हुआ था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान किस स्थापना किस वर्ष की गई? जो राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान यानी कि नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट NTRI की स्थापना कब हुई थी? 2022, 2002, 2010, 2018। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी स्थापना हुई थी 2022 में हुई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। जो संभाग निदर्शन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? संभाग निदर्शन को कोटा निदर्शन, क्षेत्रीय निदर्शन, बहु निदर्शन
या सुविधापूर्ण निदर्शन। इसको जानते हैं क्षेत्रीय निदर्शन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्न में से कौन सी धारा साइबर अपराध से संबंधित नहीं है? धारा 66C या धारा 66 या धारा 214 या धारा 67 जो है साइबर अपराध से संबंधित धारा कौन सी नहीं है? धारा 66C ये संबंधित है, धारा 66 संबंधित है, धारा जो है 67 यानी 67 संबंधित है। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धारा 214 साइबर अपराध से संबंधित नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन नेट के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, ये भी आपसे पूछा जाता है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब आया था? ये आया था 2000 में। इसके अंतर्गत धारा 66 जो कि कंप्यूटर संबंधित अपराध, धारा 66C पहचान की चोरी यानी कि आइडेंटिटी थीफ से संबंधित है, और जो धारा 66 यानी धारा 67 है ये किससे संबंधित है? ये अश्लील सामग्री का प्रसार, ये सभी जो है साइबर अपराध से संबंधित है। आपसे वन लाइनर में भी क्वेश्चन बन सकता है कि धारा 67 का संबंध किससे है? इसका संबंध अश्लील सामग्री का प्रसार से। ये सारी जो धाराएं साइबर अपराध से संबंधित हैं। जो इसमें आपसे पूछा गया था कि जो धारा 214 ये किससे संबंधित है? ये आईटी एक्ट की परिभाषा की धारा है जो कि कंट्रोलर को परिभाषित करती है, साइबर अपराध से सीधे संबंधित नहीं है। इसका जो ऑप्शन राइट था वो था 214 यानी कि ऑप्शन थर्ड राइट आंसर था इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 इजी क्वेश्चन है। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी का अध्ययन करने के लिए विलियम व्हाइट ने जो है विलियम व्हाइट थे, इन्होंने किस प्रकार के अवलोकन का प्रयोग किया था? इन्होंने सहभागी अवलोकन का, सामूहिक अवलोकन का, असहभागी या अर्ध सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया था। तो ये प्रयोग किया था इन्होंने सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया था। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जो विलियम व्हाइट हैं इन्होंने बोस्टन की एक इटालियन अमेरिकी बस्ती पर अपने प्रसिद्ध अध्ययन स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी जो कि 1943 में जो है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन पद्धति का प्रयोग किया। उन्होंने उस समुदाय में रहकर उनके साथ घुल मिलकर जो है डेटा को एकत्रित किया था, यानी कि इन्होंने पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन सा असंभावित निदर्शन का प्रकार नहीं है? असंभावित निदर्शन का कौन सा प्रकार नहीं है? सुविधाजनक निदर्शन, समूह या उद्देश्यपूर्ण या अभ्यंश निदर्शन। इसमें से असंभावित निदर्शन यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के प्रकार में शामिल नहीं है, वो हो जाएगा समूह निदर्शन, यानी कि सुविधाजनक निदर्शन, उद्देश्यपूर्ण, अभ्यंश निदर्शन, ये सारे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंतर्गत आते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंतर्गत कौन कौन से सैंपलिंग आते हैं? इसके अंतर्गत सुविधाजनक यानी कि कन्वीनियंस, उद्देश्यपूर्ण यानी कि पर्पसिव, कोटा यानी कि कोटा, हिमपात यानी कि स्नोबॉल निदर्शन, ये बहुत पूछा जाता है, और विशेषज्ञ निदर्शन यानी कि जो समूह निदर्शन यानी कि क्लस्टर सैंपलिंग, ये किसका पार्ट है? ये है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यानी कि संभाव्य निदर्शन का एक पार्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। गहन साक्षात्कार और अनिर्दिष्ट साक्षात्कार किस प्रकार के साक्षात्कार से विशिष्ट रूप हैं? जो डेप्थ इंटरव्यू होता है और असंरचित यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, ये जो किससे संबंधित होता है? पुनर्वार्तक, असंरचित, अर्धसंरचित या संरचित। इसका संबंध जो होता है असंरचित से होता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो असंरचित साक्षात्कार यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के विशिष्ट रूपों में गहन साक्षात्कार यानी कि डेप्थ इंटरव्यू और अनिर्दिष्ट यानी कि नॉन डायरेक्टिव साक्षात्कार शामिल होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। केंद्रित साक्षात्कार का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था?
गुडे और हॉट ने, मर्टन एवं कैंडल ने, पीवी यंग ने या फिर स्टुअर्ट चेंज ने। जो केंद्रीय साक्षात्कार का प्रयोग किसने किया था? मर्टन एवं कैंडल ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपसे कि जो है केंद्रीय साक्षात्कार का प्रयोग किसने किया था? फोकस्ड इंटरव्यू का तो आर के मर्टन और पेटेसिया कैंडल ने किया था। कब किया था? 1946 में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। एक परिभाषा दी हुई है, एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है कार्यवाहक प्रकल्पना कहा जाता है। ये कथन किसने दिया है? बोगार्डस ने, पीवी यंग ने, गुडे और हॉट ने या लुंडबर्ग ने। तो ये कोई जो कथन दिया हुआ है, ये कथन दिया है पीवी यंग ने। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या है? सहसंबंध, विचरण, मानक विचलन या माध्य। केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत क्या मापते हैं? हम मापते हैं माध्य को। इसके अंतर्गत जो है माध्य, मध्यांक और बहुलक यानी मीन, मोड, मीडियन का जो है इसके केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। कॉम्ट ने ऐतिहासिक तुलना को सब समाजशास्त्र का प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण क्यों माना है? अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। जो कॉम्टे हैं, इन्होंने ऐतिहासिक तुलना को समाजशास्त्र की जो प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण क्यों माना है? ऑप्शन दिए हुए हैं, यह समाजशास्त्रीय जांच से अटकलबाजी को पूरी तरह समाप्त कर देती है, यह सामाजिक परिवेश में नियंत्रित प्रयोग की अनुमति देती है, ये समय के साथ समाज के विभिन्न चरणों की तुलना के माध्यम से अपरिवर्तनीय नियमों को उजागर करती है, यह समाजशास्त्रीय अनुसंधान में सिद्धांत की आवश्यकता को समाप्त कर देती है। तो जो कॉम्टे हैं, इन्होंने ऐतिहासिक तुलना को समाजशास्त्र का प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण इसलिए माना है क्योंकि यह समय के साथ समाज के विभिन्न चरणों की तुलना के माध्यम से अपरिवर्तनीय नियमों को उजागर करती है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। जो ऑगस्ट कॉम्टे हैं, इन्होंने ऐतिहासिक तुलना पद्धति के जरिए जो ऐतिहासिक तुलना को इसलिए महत्वपूर्ण माना क्योंकि यह विभिन्न कालखंडों यानी कि काल समयों में और समाजों की तुलना करके सामाजिक विकास के सार्वभौमिक नियमों को उजागर करती है और उनके लॉ ऑफ थ्री स्टेज की बात कौन करते हैं? कॉम्टे। यानी कि 3 अवस्थाओं का नियम किसने दिया है? कॉम्टे ने। इसी में ही इन्होंने जो है ऐतिहासिक तुलना का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों को इस रूप में यानी किस रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन है आर्थिक शक्तियां, व्यक्तिगत मनोविज्ञान, व्यक्तियों पर बाहरी बाध्यकारी प्रभाव या व्यक्तिगत विश्वास। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने सामाजिक तथ्य को किस रूप में परिभाषित किया है? व्यक्तियों पर बाहरी बाध्यकारी प्रभाव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये जो इमाइल दुर्खीम है, इन्होंने द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में सामाजिक तथ्य यानी सोशल फैक्ट को कार्य करने, सोचने और अनुभव करने के ऐसे तरीकों के रूप में परिभाषित किया जो व्यक्ति के बाहर होते हैं और व्यक्ति पर जो है बाहरी बाध्यता का प्रयोग करते हैं। ये व्यक्तिगत नहीं बल्कि जो हो क्या होते हैं? सामूहिक होते हैं। ये जो क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है कि जो दुर्खीम है, इन्होंने सामाजिक तथ्य के बारे में उनके क्या विचार हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पेंसर ने समाज को देखा है किस रूप में? स्पेंसर ने समाज को देखा क्रांतिकारी शक्ति के रूप में, एक जीव के रूप में, व्यक्तियों के समूह के रूप में या धार्मिक इकाई के रूप में। जो स्पेंसर है, इन्होंने समाज को किस रूप में देखा? एक जीव के रूप में देखा है। इनकी जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बुक है द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, इंपॉर्टेंट बुक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। इजी क्वेश्चन है, यांत्रिक एकता किस पर आधारित होती है? पुनर्स्थापन कानून पर, लोगों के बीच भिन्नताओं पर, समानताओं और सामान्य कार्यों पर या श्रम विभाजन पर। जो यांत्रिक एकता होती है वो समानताओं और सामान्य कार्यों पर
जो है आधारित होती है। यांत्रिक एकता की बात कौन करते हैं? वो करते हैं इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम ने द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो कि 1893 में आई थी, इन्होंने इसी में है यांत्रिक एकता यानी कि जो मैकेनिकल सॉलिडरिटी की अवधारणा दी थी इसी पुस्तक में। ये जो यांत्रिक एकता होती है वो क्या होती है? यह परंपरागत समाजों में पाई जाती है जहां पर एकता, समानता, साझी धार्मिक विश्वासों, सामान्य कार्यों पर आधारित होती है। इसके अलावा जो सावी एकता होती है यानी ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी होती है, वो क्या होती है? वो आधुनिक समाजों की विशेषता होती है। यानी कि जो सावी एकता होती है वो जो है आधुनिक समाजों में पाई जाती है। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यांत्रिक एकता किस पर आधारित होती है? समानताओं और सामान्य कार्यों पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। किस सामाजिक चिंतक ने जो है सोशल रिफॉर्म्स एंड सोशल पॉलिटिक्स नामक पत्रिका के संपादन का कार्य किया है? किसने किया है? इमाइल दुर्खीम ने, कार्ल मार्क्स ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, मैक्स वेबर ने। सोशल रिफॉर्म एंड सोशल पॉलिटिक्स नामक पत्रिका के संपादन का कार्य किसने किया है? ये किया है मैक्स वेबर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आइए इसका जो है एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मैक्स वेबर इन्होंने आर्चिव फॉर जो है फॉर सोशल बिजनेस जो है क्या लिखा है? सोशल बिजनेस क्राफ्ट एंड सामाजिक विज्ञान और सामाजिक नीति के अभिलेखागार पत्रिका का संपादन किया। यह पत्रिका सामाजिक सुधार और राजनीति से संबंधित थी। वेबर ने इसमें अपने महत्वपूर्ण लेख ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल साइंस भी प्रकाशित किए। यानी कि जो सोशल रिफॉर्म एंड सोशल पॉलिटिक्स और ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल साइंस, ये दोनों लेख जो है किससे संबंधित है? मैक्स वेबर से। इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके निफ्ट के एग्जाम में, नया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा एक सावी एकता का कारण है? अभी हम लोगों ने देखा कि सावी एकता किस समाज में पाई जाती है? जो कि आधुनिक समाज में पाई जाती है। और ये जो कॉन्सेप्ट है किसका है? इमाइल दुर्खीम का। ये किस समाज की जो है इसकी सावी एकता का कारण क्या है? व्यक्तिगत स्वायत्तता, निम्न घनत्व, गतिशील घनत्व या धार्मिक विश्वास। सावी एकता का कारण है गतिशील घनत्व। गतिशील घनत्व क्या होता है? दुर्खीम के अनुसार सावी एकता जो होती है का कारण गतिशील घनत्व यानी कि डायनेमिक डेंसिटी होता है। यानी कि जब जनसंख्या घनत्व और सामाजिक अंतःक्रिया की वृद्धि के कारण श्रम विभाजन होता है, जो सावी एकता को जन्म देते हैं। और जब लोग अधिक परस्पर संपर्क में आते हैं तो विशेषज्ञता और परस्पर निर्भरता क्या होती है? बढ़ती है। ये जो है गतिशील घनत्व के बारे में इमाइल दुर्खीम ने बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। समाज की एकता के आधार के रूप में वैज्ञानिक नैतिकता को किस विद्वान द्वारा प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन है अगस्ट कॉम्ट, पेरेटो, मैकआइवर एवं पेज, दुर्खीम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑगस्ट कॉम्ट। ये जो ऑगस्ट कॉम्ट है इन्होंने जो है वैज्ञानिक नैतिकता को जो है प्रस्तुत किया है। ये जो ऑगस्ट कॉम्ट है इन्होंने एक पुस्तक लिखी है द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। किसने धर्म के अध्ययन के दौरान प्रोटेस्टेंट आचार और पूंजीवाद के बीच संबंधों का विवेचन किया है? किसने किया? इमाइल दुर्खीम, राधा कमल मुखर्जी, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। किसने किया है? मैक्स वेबर ने किया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जो मैक्स वेबर हैं इन्होंने अपनी पुस्तक द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जो कि 1905 में आई थी, इसी में इन्होंने प्रोटेस्टेंट यानी कि जो विशेषता इसकी क्या होती है? जो प्रोटेस्टेंट धर्म के नैतिक मूल्यों और पूंजीवाद के उदय के बीच संबंध स्थापित किया है। यानी कि जो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले थे
उसमें जो है पूंजीवादी जो मनोवृत्ति को जो है इन्होंने बताया कि पूंजीवादी जो प्रोटेस्टेंट आचार को मानने वाले जो व्यक्ति थे उनमें जो है पूंजीवादी मनोवृत्ति का जो है ज्यादा विकास हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सामाजिक क्रिया का प्रकार नहीं है? जनतांत्रिक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, तार्किक क्रिया या पारंपरिक क्रिया। इसमें से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया का प्रकार नहीं है? सामाजिक यानी सोशल एक्शन का प्रकार नहीं है। सोशल एक्शन की बात कौन करते हैं? मैक्स वेबर। इसमें से जो पूछा गया है सामाजिक क्रिया का प्रकार नहीं, वो है जनतांत्रिक क्रिया। बाकी मूल्यांकनात्मक क्रिया, तार्किक क्रिया और जो है परंपरागत क्रिया। इसके अलावा ये जो है भावनात्मक क्रिया की भी बात करते हैं। ये सामाजिक क्रिया के जो है 4 प्रकार बताते हैं। तार्किक क्रिया यानी कि ज्वैक्रेशनल, मूल्यांकनात्मक क्रिया यानी कि वर्टेशनल, भावात्मक अफेक्टिव और पारंपरिक क्रिया यानी ट्रेडिशनल क्रिया की बात करते हैं और ये जनतांत्रिक क्रिया की बात नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से जो है कौन सा आदर्श प्रारूप का प्रकार मैक्स वेबर ने नहीं दिया है? कौन से जो आदर्श प्रारूप की बात मैक्स वेबर ने नहीं दिया है? ऑप्शन है संरचनात्मक आदर्श प्रारूप, ऐतिहासिक आदर्श प्रारूप, परंपरागत आदर्श प्रारूप, क्रिया आदर्श प्रारूप। ये जो मैक्स वेबर हैं किस प्रकार के आदर्श प्रारूप की बात नहीं करते हैं? ये परंपरागत आदर्श प्रारूप की बात नहीं करते हैं। इसके अलावा ये संरचनात्मक आदर्श प्रारूप, ऐतिहासिक और क्रियात्मक आदर्श प्रारूप की बात करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके नेट के एग्जाम में भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। मैक्स वेबर के अनुसार कौन सी एक नौकरशाही की विशेषता नहीं है? मैक्स वेबर ने नौकरशाही की बात की है। इन्होंने कौन कौन सी विशेषताएं जो है बताई हैं? कौन सी विशेषता आपसे पूछा गया नौकरशाही की नहीं है? तकनीकी रूप से योग्य स्टाफ, लिखित दस्तावेज, स्तरीय प्रणाली और व्यक्तिगत संबंध। ये जो व्यक्तिगत संबंध होते हैं ये नौकरशाही की विशेषता नहीं है। इसके अलावा तकनीकी रूप से योग्य स्टाफ होना चाहिए, इसमें लिखित दस्तावेज होते हैं और स्तरीय प्रणाली की विशेषता इन्होंने बताई है। इसके अलावा इन्होंने जो बताया कि श्रेणीबद्ध जो है प्राधिकार होते हैं, तकनीकी योग्यता, ये सारी जो है विशेषताएं मैक्स वेबर ने जो है नौकरशाही की बताई हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। पूछा जाता है आपके नेट के एग्जाम में भी कि मैक्स वेबर ने नौकरशाही की कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं या कौन कौन सी नौकरशाही की विशेषताएं नहीं बताई हैं। आपको ऑप्शन छांटना होता है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय समाज के संदर्भ में जीएस किसे कहा जाता है? जीएस किसे कहा जाता है? भारतीय समाज के संदर्भ में किसे कहा जाता है? क्षेत्रीय समाजशास्त्री, भारतीय समाजशास्त्र का जनक या जाति विशेषज्ञ या संस्कृत विद्वान। जो है जीएस कहा जाता है, किसे कहा जाता है? भारतीय समाजशास्त्र का जनक, यानी कि जो जीएस घुरिये हैं इन्हें जीएस घुरिये को कहा जाता है। सॉरी, यहाँ पे जो जीएस घुरिये होना चाहिए। जीएस घुरिये को क्या कहा जाता है? क्षेत्रीय समाजशास्त्री या भारतीय समाजशास्त्र का जनक या जाति विशेषज्ञ या संस्कृत विद्वान। तो जीएस घुरिये को क्या कहा जाता है? भारतीय समाजशास्त्र का जनक कौन है? वो है जो है जीएस घुरिये। इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी किसको कहा जाता है? जीएस घुरिये। ये किससे संबंधित है? बम्बई विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, वो हैं कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, कल्चर एंड सोसाइटी। ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। राधा कमल मुखर्जी ने अपने किस कार्य के लिए जो है जाने जाते हैं? राधा कमल मुखर्जी किस कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? भारत में जाति और वर्ग, मूल्यों की सामाजिक संरचना, हिंदू समाज की संरचना, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन। ये जो राधा कमल मुखर्जी हैं किस लिए प्रसिद्ध हैं? वो जो है मूल्यों की सामाजिक संरचना की बात करते हैं, यानी कि द स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज की बात कौन करते हैं? राधा कमल मुखर्जी बात करते हैं। आइए इसका जो है व्याख्या देखते हैं। ये जो राधा कमल मुखर्जी हैं
इन्होंने मूल्यों की सामाजिक संरचना यानी कि सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू और मूल्य समाजशास्त्र के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज जो कि 1949 में आई थी, द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज, द फिलोसफी ऑफ सोशल साइंस। ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ये जो है मूल्यों को जो है सामाजिक जीवन का केंद्र मानते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मूल्यों को सामाजिक जीवन का केंद्र कौन मानते हैं? राधा कमल मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव चेतना, सामाजिक संबंधों और ऐतिहासिक परिवर्तन के बीच संबंध पर मार्क्स के दृष्टिकोण को सबसे सही रूप में व्यक्त करता है? ऑप्शन है, भौतिक उत्पादन से उत्पन्न सामाजिक संबंध चेतना को आकार देते हैं, जबकि इन सामाजिक संबंधों के भीतर मौजूद अंतर्विरोध ऐतिहासिक परिवर्तन को आगे बढ़ाते हैं। सेकंड ऑप्शन है, मानव विचार स्वतः ही सामाजिक संबंधों को उत्पन्न करते हैं जो बाद में भौतिक उत्पादन को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन थर्ड दिया गया है, चेतना प्रत्यक्ष रूप से जो है उत्पादन की प्रक्रिया को निर्धारित करती है, जबकि सामाजिक संबंधों की भूमिका गौण होती है। ऑप्शन फोर्थ है, चेतना और भौतिक उत्पादन स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, लेकिन संकट की अवस्थाओं में कभी कभी एक दूसरे से मिलते हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो कार्ल मार्क्स हैं, इन्होंने मानव चेतना, सामाजिक संबंधों और ऐतिहासिक परिवर्तन के बीच संबंध पर जो है मार्क्स के दृष्टिकोण को सही रूप में कौन सा कथन इसमें से व्यक्त करता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा, भौतिक उत्पादन से उत्पन्न सामाजिक संबंध चेतना को आकार देते हैं, जबकि इन संबंधों के भीतर मौजूद अंतर्विरोध ऐतिहासिक परिवर्तन को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। स्पेंसर के अनुसार समाज बढ़ता है अभिजात वर्ग प्रतिस्थापन द्वारा, धार्मिक चरणों द्वारा, व्यक्तियों की वृद्धि और संयोजन द्वारा या राज्य सुधारों द्वारा। स्पेंसर के अनुसार समाज किससे बढ़ता है? वो बढ़ता है व्यक्तियों की वृद्धि और संयोजन द्वारा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो स्पेंसर हैं, इन्होंने समाज का विकास दो तरीकों से इन्होंने बताया है। एक बताया है व्यक्तियों यानी इकाइयों की संख्या में वृद्धि होती है और समाजों का आपस में संयोजन या विलय होता है। इसी को जो है स्पेंसर ने बताया कि ये जो दो तरीके होते हैं, इसी समाज में जो है वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। प्रश्नावली को किसने तथ्य संबंधी प्रश्नावली तथा मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली के रूप में वर्गीकृत किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्नावली को किसने तथ्य संबंधी प्रश्नावली और मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली में जो है विभाजित किया है? किसने किया? ऑप्शन है लुंडबर्ग, बोगार्डस, बाउले या पीवी यंग। इस तरह की बात कौन करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा लुंडबर्ग ने प्रश्नावली को दो भागों में बांटा है, एक तथ्य संबंधी यानी कि फैक्चुअल क्वेश्चनर, और जो तथ्य संबंधी प्रश्नावली होती है जो कि वस्तुनिष्ठ तथ्यों को एकत्रित करती है, और दूसरी इन्होंने मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली बताई यानी कि एटीट्यूड क्वेश्चनर, जो किससे संबंधित है? जो व्यक्ति की भावनाओं, विचारों और अभिवृत्तियों को मापती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। सामाजिक सर्वेक्षण किसी एक समुदाय के लोगों के जीवन और कार्य परिस्थितियों से संबंधित आंकड़ों का व्यापक रूप से संग्रह करना है। ये किसने कहा है? ऑप्शन है सेल्टिस ने, बोगार्डस ने, E.W. बर्गस ने या पीवी यंग ने। ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा दी है बोगार्डस ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सामाजिक सर्वेक्षण की परिभाषा बोगार्डस ने दी है। इसमें से जितने भी जो सोशल रिसर्च के क्वेश्चन दिए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। हेनरी जॉनसन के अनुसार
निम्नलिखित में से वैज्ञानिक अनुसंधान की विशेषता कौन सी नहीं है? आपसे स्पेशल थिंकर्स के अनुसार पूछा गया है। वैज्ञानिक अनुसंधान की विशेषता नहीं है नैतिक, आनुभविक, सैद्धांतिक और संचयी। जनरली भी नैतिक जो विशेषता होती है वैज्ञानिक अनुसंधान की नहीं होती है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। इसमें आपको जो है थिंकर्स का नाम देकर कंफ्यूज करने के लिए ये दे दिया गया है कि हेनरी जॉनसन के अनुसार वैज्ञानिक अनुसंधान की विशेषता कौन सी नहीं है। ये हो जाएगा नैतिक। इन्होंने कौन कौन सी जो है वैज्ञानिक अनुसंधान की विशेषताएं बताई है, आइए देखते हैं। हेनरी जॉनसन ने आनुभविक, एम्पेरिकल, सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल, संचयी यानी क्यूमुलेटिव और मूल्य निरपेक्ष यानी वैल्यू फ्री, ये सारी विशेषताएं किसने बताई है? हेनरी जॉनसन ने। और नैतिकता यानी एथिक्स जो होती है वैज्ञानिक अनुसंधान की विशेषता नहीं है। ये किसकी विशेषता के अंतर्गत आता है? ये एक दार्शनिक अवधारणा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से किसे टॉलकट पार्सन्स ने परिस्थिति निर्धारण का जो है कारक नहीं बताया है? टॉलकट पार्सन्स जो है इन्होंने परिस्थिति निर्धारण का कारक किसे नहीं बताया? सत्ता, अर्जित उपलब्धियां, लिंग भेद, द्रव्य जात, किसे नहीं बताया है? टॉलकट पार्सन्स ने सत्ता को जो परिस्थिति निर्धारण का कारण नहीं बताया है। इसके अलावा इन्होंने जो है अर्जित उपलब्धियां, लिंग भेद और द्रव्य जात, इसको इन्होंने परिस्थिति निर्धारण का कारक बताया है। इसके अतिरिक्त देखते हैं जो मैक्स वेबर, इन्होंने अपने स्थिरीकरण के त्रिआयामी मॉडल में अलग अलग जो है आयाम को भी प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है। कार्ल मार्क्स ने पहली बार द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद के बुनियादी सूत्रों का उल्लेख अपनी किस पुस्तक में किया हुआ है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, द होली फैमिली, किसमें किया हुआ है? इन्होंने दास कैपिटल, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। ये आज के थे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।